कोन्निचिवा ओटाकुज। आज इन्फिनिटी कैसल सीरीज के एक नए लड़ाई के साथ हम वापस आ चुके हैं। आज का बैटल सिर्फ एक्शन पैक्ड ही नहीं बल्कि इमोशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट से भी भरपूर है। जी हाँ, बात हो रही है जेनित्सु और काइगाकू की लेजेंडरी फाइट की। ये फाइट ना सिर्फ एक राइवलरी का एंड है बल्कि जेनित्सु की ग्रोथ को परफेक्टली शोकेस करता है। जितना मैं जानता हूँ ये फाइट भी अपकमिंग इन्फिनिटी कैसल के पहले मूवी पर दिखाया जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस धमाकेदार बैटल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बैटल के बैकड्रॉप की। जेनित्सु और काइगाकू का कनेक्शन कोई नॉर्मल राइवलरी नहीं है। दोनों एक ही मास्टर यानी जिगोरो कुवाजिमा के थंडर ब्रीथिंग डिसिपल्स थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जेनित्सु का नेचर हमेशा से सिंपल और डरा हुआ सा है, बट काइगाकू एक एरोगेंट और सेल्फिश इंसान था जो अपने आप को ही सुपीरियर समझता था। उसने अपने प्राइड के चक्कर में अपर मून 6 डीमन का पोजीशन ले लिया और वही जेनित्सु जिसने अपने सारे कमजोरियों के बावजूद अपने मास्टर का सच्चा फॉलोअर बनकर अपने अंदर थंडर ब्रीथिंग की एक अल्टीमेट फॉर्म को क्रिएट किया जो उसका मास्टर भी नहीं कर पाया। यही फैक्ट इस लड़ाई का मेन हाईलाइट है जो आप वीडियो के आगे देखेंगे। जेनित्सु को काइगाकू का धोखा पर्सनली हिट करता है। उसका मास्टर काइगाकू को अपना सक्सेसर बनाना चाहता था, पर काइगाकू ने अपर मून बनकर अपने मास्टर की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर डाला। सो जेनित्सु के लिए ये फाइट सिर्फ एक बैटल ही नहीं बल्कि एक रिवेंज और प्रूफ है कि उसकी लॉयल्टी और डेडिकेशन सुपीरियर है। इन्फिनिटी कैसल में जेनित्सु जब काइगाकू की जगह आ पहुंचता है वो एक आवाज को सुनता है जो कहीं सुना सुना सा लगता है। एंड यस, ये ऑफ कोर्स काइगाकू ही था जो जेनित्सु को अपने नए अपर मून वाले रूप के साथ स्वागत करता है। जेनित्सु को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता है और कहने लगता है कि तुमने हमारे मास्टर के भरोसे को तोड़ दिया। तुम मेरे साथी थे लेकिन तुमने अपने लालच के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद काइगाकू जवाब देता है, और तुम एक लूजर जो हमेशा डर के पीछे छुपा रहा। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो जेनित्सु। काइगाकू जेनित्सु और अपने मास्टर को बहुत बुरा भला कहने लगता है जो जेनित्सु को सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगर काइगाकू आज डीमन ना होता तो उनके मास्टर आत्महत्या ना करते, बट काइगाकू को अपने मास्टर के डेथ से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें गालियां वगैरह देने लगता है। जब काइगाकू जेनित्सु को खराब कहता है कि उसे बस थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म ही आता है और वो बेकार है, तब जेनित्सु कहने लगता है कि काइगाकू उसके आगे एक कचरा है। ये सुनकर काइगाकू गुस्से में आकर अपनी अपर मून पावर्स के साथ जेनित्सु पर अटैक करता है। उसके पास थंडर ब्रीथिंग के एडवांस फॉर्म्स होते हैं और उसके स्पीड और पावर जेनित्सु से ज्यादा लगते हैं। लेकिन गाइस, जेनित्सु का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका कामनेस और डिटर्मिनेशन ही है। जब काइगाकू जेनित्सु को अंडर एस्टिमेट करता है तभी जेनित्सु अपने फर्स्ट फॉर्म का एक अपग्रेडेड वर्जन यूज करता है। जेनित्सु का रफ्तार बिजली के जैसा होता है और काइगाकू समझ जाता है कि जेनित्सु अब कोई ऑर्डिनरी डीमन स्लेयर नहीं रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइगाकू भला डीमन बना कैसे। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के एक मिशन के दौरान काइगाकू की मुलाकात होती है अपर मून 1 यानी कोकुशिबो से। कोकुशिबो का वो सुप्रीम ऑरा काइगाकू के लिए एक आई ओपनर सा था। उसने ये रियलाइज किया कि इंसान होने के कई लिमिटेशंस होते हैं। कोकुशिबो काइगाकू को एक डीमन बनने का ऑफर करता है जिससे वो अमर बन सकता है और ओवरपावर्ड शक्तियां पा सकता है। इसी तौर पर वो काइगाकू को डीमन ब्लड ऑफर करता है। अपने पावर के फूंक के चक्कर में काइगाकू बिना किसी हेसिटेशन के कोकुशिबो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और आज अल्टीमेटली अपर मून 6 बन चुका है। काइगाकू के मुताबिक अमर रह पाने से कोई सबसे ताकतवर बन जाता है। इंसानों को एक ना एक दिन मरना ही है और जेनित्सु कोई स्पेशल एक्सेप्शन नहीं है। ये सब कहकर काइगाकू एक के बाद एक थंडर ब्रीथिंग के हर एक फॉर्म्स को लगातार यूज करने लगता है
ताकि वो अपने दुश्मन यानी जेनित्सु को एकदम खत्म कर सके। उसके ये हमले जेनित्सु पर बहुत भारी पड़ जाते हैं और जेनित्सु नीचे गिरने लगता है। तभी गिरते गिरते जेनित्सु को काइगाकू और उनके मास्टर के मेमोरीज याद आते हैं कि उनके मास्टर उन दोनों को ही इक्वली ट्रीट करते थे एंड काइगाकू को भी इक्वली स्पेशल मानते थे। जेनित्सु के लिए ये और भी पेनफुल था क्योंकि वो अपने सीनियर काइगाकू को एल्डर ब्रदर की तरह देखता था। तभी इस फाइट का टर्निंग पॉइंट आता है जब जेनित्सु अपना सेल्फ क्रिएटेड थंडर ब्रीथिंग 7 फॉर्म का यूज करता है। ये फॉर्म उसके अंदर के प्योर डेडिकेशन और इमोशंस का रिजल्ट है। एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के साथ जेनित्सु काइगाकू को एक ही स्ट्राइक में बीहट कर डालता है। इस मोमेंट पे जेनित्सु एक सच्चा वॉरियर के रूप में सामने आता है। जेनित्सु का हमला इतना पावरफुल होता है कि काइगाकू रियलाइज करता है कि उसका लालच उसका सबसे बड़ा वीकनेस था। काइगाकू मरते मरते हैरानी से चिल्लाने लगता है कि नामुमकिन, तुमने ये कैसे अचीव किया? मास्टर ने तो कहा था ये इम्पॉसिबल है। एंड तब जेनित्सु गर्व से जवाब देता है कि ये मेरा फॉर्म है जो मैंने खुद बनाया है, वो भी तुम्हें हराने के लिए। एंड एट लास्ट अपर मून 6 काइगाकू का खात्मा होता है। काइगाकू के हार के बाद इमोशनल और इम्पैक्टफुल सा एक मोमेंट बन जाता है। जेनित्सु अपने मास्टर के टीचिंग्स को याद करता है और अपनी जीत को अपने मास्टर को डेडिकेट करता है। जेनित्सु इसके बाद अपना फाइनल डायलॉग देता है कि मास्टर, मैंने आपका सपना पूरा किया, अब आप चैन से रेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था जेनित्सु वर्सेस काइगाकू का बैटल। इस लड़ाई का एंडिंग हमें एक बेहतरीन सीख देता है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं होती, बल्कि डेडिकेशन, लॉयल्टी और सेल्फ बिलीफ में होती है। ये कोई नई बात नहीं कि इस फाइट ने हम सबके दिलों को छू लिया है। इस लड़ाई के साथ हमारे अपकमिंग इन्फिनिटी कैसल मूवी के पहले पार्ट का एंड होता है। सेकंड मूवी का शुरुआत होपफुली अपर मून 3 यानी आकाजा वर्सेस तांजीरो और गियू के बीच होने वाला है, जो वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार फाइट के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।